Hello guys, annyeonghaseyo, sawadee konnichiwa, namaste, welcome back to my channel and welcome to new viewers and subscribers. So today I'm gonna share with you a unique series जो थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है और जिसका नाम है लॉस ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों ने टू सर्व विद लव तो देखी है ना? अगर आप लोगों ने देखी है तो आप उनके कैरेक्टर्स को तो जानते ही होंगे। वही कैरेक्टर्स इसमें भी है, लेकिन उन दोनों की पर्सनालिटी इसमें बहुत अलग है और वो कैसे, ये आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। मैंने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे थोड़ा ड्रामेटिक है बट स्टोरी लाइन बहुत यूनिक है, तो आप लोग इसे जरूर देखना। वैसे एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, लेकिन वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 की शुरुआत में कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ केस की सुनवाई चल रही थी और एक और लेडी अपना स्टेटमेंट दे रही थी कि उसने रूम के अंदर कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट की आवाज सुनी थी। फिर बाद में उसने गन शॉट्स की भी आवाज सुनी। इसके बाद रूम से एक लेडी बाहर आई जिसके हाथ में एक गन था। वो उस गन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो लेडी उस लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो यही थी जो यहाँ कोर्ट में बैठी हुई है। तभी हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो पेन से कुछ ड्रॉ कर रहा था। विक्टिम का लॉयर जज से कहता है कि मैं विटनेस से कुछ और नहीं पूछना चाहता, तो जज दूसरे पक्ष के लॉयर को विटनेस से क्वेश्चन करने को कहते हैं। ये लॉयर कोई और नहीं हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है चान, जो कि बहुत ही रूथलेस और क्लेवर है और इसका नेचर फ्लर्टी टाइप का है, जिसकी लाइफ में पैसे से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। चान कहता है क्वेश्चन पूछने से पहले वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता है। जज इसके लिए ऑलो कर देते हैं। चान उस विटनेस को एक पेपर दिखाता है और कहता है इस पर आपको क्या दिखाई देता है। उस ओल्ड लेडी की आई साइट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो अपने ग्लासेस को वेयर करती है, फिर उस पेपर को देखने की कोशिश करती है पर फिर भी उस पिक्चर को नहीं देख पाती है। उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। फिर वो उस पिक्चर को देखकर अलग अलग एनिमल्स के नाम को गैस करने लगती है, जिसे देखकर चान स्माइल करता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसके मैनेजर विक ने उस लेडी के ग्लासेस को अपने ग्लासेस से चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उस लेडी को सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। चान फिर इस पेपर को जज को दिखाता है जिसमें एक टेडी की ड्राइंग बनी हुई थी और जो पर्सन इस पिक्चर को ड्रॉ कर रहा था वो चान ही था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। चान कहता है आपने ग्लासेस वेयर किए हैं फिर भी आप गलत आंसर दे रही हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उस दिन भी आपने यही ग्लासेस वेयर किए थे और जिस लेडी को आपने देखा था वो डिफेंडेंट थी या नहीं और यहाँ रूम में बैठी हुई है। वो ओल्ड लेडी कहती है पर मैंने देखा था वो यही थी। तभी अचानक एक लड़का कहता है तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम एक मर्डरर हो। ऐसा कहकर वो उस लेडी के पास जाने की कोशिश करता है पर वहाँ खड़े गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और रूम से बाहर ले जाते हैं। चान उस लेडी की तरफ देखकर स्माइल करता है जो उसकी क्लाइंट थी। कोर्ट के टाइम खत्म होने के बाद चान किसी से फोन पर मैंडरिन में बात कर रहा था। देन वो एक बैग लेकर जा रहा था जो पैसों से भरा हुआ था और अपने मैनेजर से कहता है कि वो उसे आकर पिक कर ले। तभी वहाँ विक्टिम का भाई आ जाता है। वो उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वो लेडी बच गई जिसने मेरे भाई को मारा था। चान कहता है अगर मैं अपने क्लाइंट की हेल्प नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। इसमें तुम्हारे भाई की ही गलती थी जो अपने मदर के एज वाली लेडी के साथ डेट कर रहा था और उसने उससे 10 मिलियन बात मांगे थे। इसके बाद उसे चीट करने लगा जिसकी वजह से ही वो मारा गया। विक्टिम का भाई कहता है तुम एक मनी फेसेड हो और सेमलेस हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी कैसी परवरिश की है जो तुम इस तरह के सेल्फिश लॉयर हो। ये सुनकर चांद को बुरा लगता है। वो कहता है तुम जानते हो ये दुनिया भी मेरी तरह ही है। अगर तुम्हें नाराज होना ही है तो इस दुनिया पर हो, मुझ पर नहीं तो जो पैसे तुम्हारे ब्रदर को मिले हैं उससे मेरी फीस भर दो और मुझे एज अ लॉयर हायर कर लो। मैं उस लेडी को फिर से जेल में भिजवा दूंगा। ये सुनने के बाद विक्टिम का भाई हंसने लगता है और कहता है पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर उस लेडी की बारी है। चैन उसे बैग से मारता है और वहाँ से भाग जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन भागते वक्त वो गिर जाता है और विक्टिम का भाई उस पर गन शॉट चलाने लगता है, लेकिन चैन लकी था जो उसे एक भी गोली नहीं लगती है। तभी वहाँ हमारे सेकंड कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है तिन और वह एक ताइक्वांडो टीचर है। तिन उसे बचा लेता है और कहता है तुम ठीक हो, और यहीं पर ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उस विक्टिम के ब्रदर को वहाँ से पकड़कर ले जाती है। जब वो उसे पकड़कर ले जा रही थी तो वो तिन से कहता है तुमने इसे क्यों बचाया, ये मरना डिजर्व करता है। फिर चांद का मैन विट उसे सॉरी कहता है और उसे बताता है कि कार किसी ने सामने से ब्लॉक कर दी थी जिसकी वजह से उसे आने में देरी हो गई। चांद कहता है कोई बात नहीं। वो तिन के पास जाता है और उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है
और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तीन कहता है मैं ठीक हूँ, पर लगता है उसका एक हाथ टूट गया है। चांद कहता है क्या मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले फूड की ट्रीट दे सकता हूँ? अगर तुम्हें लेट हो रहा है और अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो हम किसी दूसरे दिन जा सकते हैं। फिर उसका नंबर मांगता है। तीन उसे अपना नंबर देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे उसके नेफ्यू तोनखाओ का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद तीन वहाँ से तुरंत चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है उसकी ग्रैंडमा फ्लोर पर लेटी हुई थी। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रूम से सभी बाहर आते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं और उसके लिए केक लेकर आए थे। बट तीन बहुत सीरियस लग रहा था तो सभी चुप हो जाते हैं। तीन समझ जाता है कि तोनखाओ ने उससे झूठ कहा था। वो तोनखाओ से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया और आप लोगों ने भी इसमें इसका साथ दिया। ग्रैंडमा आपने भी। तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है। मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ गया था। ऐसा कुछ होता तो तुम लोग क्या करते? तीन को इतना नाराज देखकर सभी के फेस से हंसी गायब हो गई थी। तभी अचानक तीन हंसने लगता है और कहता है मैंने भी तुम लोगों के साथ मजाक किया। तोनखाओ कहती है अंकल तीन मैं तो सरप्राइज हो गई थी। तीन कहता है फिर तुमने मेरे साथ पहले मजाक क्यों किया? इसके बाद कहता है मैं अब तुम्हें एक सच बताता हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। अभी हम सब एक साथ हैं, लेकिन अगर हम में से किसी का कुछ हो गया तब तुम क्या करोगी? उस टाइम तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आगे से ऐसा मत करना। तोनखाओ कहती है ठीक है अंकल। तीन फिर कैंडल्स ब्लो करता है और उसकी ग्रैंडमा उसे विश करती है। तोनखाओ कहती है आपको जल्दी से एक प्रिटी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। देन इसके बाद सभी केक खाते हैं और एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद तोनखाओ डिशेस वॉश कर रही थी तो तीन उसके पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तोनखाओ कहती है नहीं, आज आपका बर्थडे है ना, अब तो रोज ही डिशेस वॉश करते हो, आज मैं कर देती हूँ। लेकिन तीन उसे मना कर देता है, खुद ही डिशेस वॉश करने लग जाता है। तोनखाओ कहती है थैंक यू। तीन कहता है थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए जो तुम सभी ने मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तोनखाओ कहती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग अंकल। मैं जानती हूँ आपने मेरी शुरू से बहुत देखभाल की है। मुझे पता है मॉम डैड के जाने के बाद आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरी देखभाल करने में लग गए। तीन कहता है लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो। तोनखाओ कहती है अब आपको अपना स्पेशल वन ढूंढ लेना चाहिए ताकि अब से वो आपका ध्यान रखा करे। क्या आपको कोई मिला? ये सुनकर तीन मुस्कुराने लगता है तो तोनखाओ कहती है इसका मतलब पक्का आपको कोई मिल गया है। उसका नाम क्या है? क्या मैं उसे जानती हूँ? तीन कहता है मुझे नहीं पता। जब तुमने मुझे ग्रैंडमा के बारे में बताया तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। मुझे उसका नाम और नंबर पूछने का टाइम ही नहीं मिला। अगली सुबह वो अपनी ताइक्वांडो क्लास में होता है और बच्चों को ताइक्वांडो सिखा रहा था। तभी वहाँ तोनखाओ आती है और वो क्लास खत्म होने तक अपना होमवर्क करने लग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद तीन उसके पास आता है। वो थोड़ा स्लीपी लग रहा था। तोनखाओ उसे देखकर कहती है अंकल क्या आपको नींद आ रही है? अभी तो रात भी नहीं हुई है। तीन कहता है लगता है कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद कहता है मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम दोनों एक साथ घर चलेंगे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पहुँचते हैं। तोनखाओ तीन को बताती है कि आंट और ग्रैंडमा दोनों ही ऑफरिंग सेरेमनी के लिए गई हुई है और वो दोनों देर रात को वापस आएंगी, तो आप चेंज कर लीजिए और शावर लेकर आराम कीजिए। तीन कहता है नहीं, मुझे ग्रैंडमा का कुछ सामान लेकर आना है जिसकी लिस्ट उन्होंने मुझे दी थी। फिर वो उस लिस्ट को रीड करने लग जाता है, लेकिन अचानक उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तोनखाओ आती है तो देखती है वो सो गया था, तो वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है और वो लिस्ट लेकर खुद ही सामान लेने चली जाती है। जब वो सामान लेने जा रही थी तभी उसे उसकी आंट मिलती है। तोनखाओ ने बताती है कि वो कुछ सामान बाय करने जा रही है। उसकी आंट उससे कहती है तुम शाम होने से पहले घर आ जाना। तोनखाओ वहाँ से आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो रास्ते में एक पर्सन से टकरा जाती है। वो उसे सॉरी कहती है। वो पर्सन कोई बात नहीं कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें किसी तानतेप का नाम लिखा हुआ था। अब दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन तीन अभी भी सो रहा था और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तोनखाओ घबराई हुई थी और वो भाग रही थी जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। तभी अचानक एक कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में तीन का नेबर उसे उठाता है और उसे बताता है कि कुछ बुरा हुआ है। तीन तुरंत उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है जहाँ बहुत क्राउड हो चुका था और उसकी ग्रैंडमा रो रही थी। वो तीन को बताती है कि तोनखाओ अब हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुकी है। ये सुनने के बाद तीन को बुरी तरह शॉक लगता है और वो रोने लग जाता है। वो तोनखाओ के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस इसे रोक लेती है। तभी उसकी नजर उस लड़के पर जाती है जिसके कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस लड़के का नाम था तानथाई, जो कि एक बड़े मिनिस्टर का बेटा था। तीन कहता है तुमने मेरी नेफ्यू की जान ली है। तानथाई कहता है ये कितना अनोइंग है और अपने मैनेजर से कहता है क्या हम वापस जा सकते हैं।
तान थाई को छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके डैड एक बड़े पॉलिटिशियन थे। उस पर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए थे। फिर उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था बट पुलिस ने उसे पकड़ रखा था। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसे तौन खाओ के कुछ क्लोथ्स और सामान देते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि जब तौन खाओ सामान लेने जा रही थी तो अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। तिन कहता है ये मेरी गलती है, मैं सो गया था, मेरी वजह से ये हुआ है। अगर मैं नहीं सोता तो वो सामान लेने बाहर नहीं जाती। उसकी ग्रैंडमा कहती इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। तिन फिर तौन खाओ को देखता है और उसके सामने वो सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं जब वो छोटी थी और वो किस तरह उसका ध्यान रखा करता था। उसे स्कूल के लिए उठाता था, उसे ब्रश कराता था, उसके बाल बनाता था, बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह। अब तौन खाओ को इस हालत में देखकर उसकी क्या हालत हो रही थी ये कोई नहीं बता सकता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तौन खाओ उसे छोड़कर जा चुकी है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और रो रहा था। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तिन ने एक बेबी को गोद में लिया हुआ था और कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, तौन खाओ का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो बेबी तौन खाओ थी जो उसके बड़े भाई और उसके सिस्टर इन लॉ की बेटी थी। उन दोनों की डेथ के बाद तिन ने ही उसका ध्यान रखा था। यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन टीवी पर इस एक्सीडेंट के बारे में न्यूज देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि तान थाई एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है जैसे उसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। दूसरी तरफ तान थाई अपने डैड से कहता है डैड आप ये न्यूज क्यों देख रहे हैं? क्या आपके पुलिस फ्रेंड ने जिन्हें आपने पैसे दिए हैं उन्होंने ये नहीं बताया था? उसके डैड कहते हैं ये इजी नहीं है, ये न्यूज एक तरह से हर जगह फैल चुकी है, लेकिन डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसलिए अपने डैड पर ट्रस्ट करो। तान थाई कहता है क्या आप अपने बेटे को प्रिजनर बनता देखना चाहते हैं? अगर नहीं ना तो जल्दी से कुछ कीजिए। इसके बाद मीडिया वहां आ जाती है और वो मिस्टर ताथैप यानी कि तान थाई के डैड से क्वेश्चंस करने लग जाती है। क्या इससे आपके रेपुटेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? जबकि ये बात पूरी तरह फैल चुकी है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर ताथैप कहते हैं पर्सनली मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, ये लॉ सूट का एक पार्ट है और मैं उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ तिन और उसकी ग्रैंडमा आते हैं। वो कहते हैं हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे ने गलती की है और वो मेरे नेफ्यू के फ्यूनरल पर भी नहीं आया। उसकी ग्रैंडमा कहती है हम चाहते हैं कि तौन खाओ के मर्डर को सजा मिले और तुम्हारा बेटा हमसे और हमारी नेफ्यू से माफी मांगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ताथैप के मैनेजर उसे बताता है कि तिन किस तरह हर जगह पर जाकर अपनी नेफ्यू को जस्टिस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है और लोग उसे सिंपैथी भी दे रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उसके कॉम्पिटिटर्स भी शामिल हैं। ताथैप अपने मैनेजर से कहते हैं तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, अभी हमें सिर्फ तान थाई को बचाना है। फिर हम चैन को देखते हैं जो तिन के घर आता है। तिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक वो देखता है कि उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट गिरने वाला था। वो उसके पास जाता है, उसे हटा देता है। तिन कहता है तुम ठीक हो? चैन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। तिन उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था पर वो देखता है कि उसकी रिस्ट वॉच उसके कोट के बटन के साथ जाकर फंस गई थी। वो उसे निकालने की कोशिश करता है पर चैन उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी रिस्ट वॉच उसके कोट के बटन से अलग हो जाती है। चांद कहता है मैं ठीक हूँ। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और बैठकर बातें कर रहे थे। चांद कहता है जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुमने मेरी जान बचाई थी और आज भी तुमने वही किया। लगता है तुम कोई हीरो हो जो सफेद घोड़े पर बैठकर मुझे बचाने आए हो। तिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? चांद कहता है मैं तुम्हारे नेफ्यू के लिए अपने कॉन्डोलेंस को व्यक्त करता हूँ और तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, पर यहाँ आने का मेरा असल रीजन ये है। फिर वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। फिर उस कार्ड को देखकर कहता है तुम एक लॉयर हो तब तो तुम मेरे लीगल एडवाइजर बन सकते हो, मुझे अभी एक लॉयर की बहुत जरूरत है। चांद कहता है मेरा नाम चान है और मैं तान थाई का लॉयर हूँ। ये सुनने के बाद इनको शॉक लगता है। वो कहता है तुम उसके साथ हो। चांद फिर उसे एक चेक देता है और उससे कहता है मिस्टर ताथैप चाहते हैं कि तुम ये पैसे रख लो और अपना केस वापस ले लो। वो चेक 10 मिलियन बात का था। तिन उस चेक को देखकर कहता है क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? चांद कहता है तुम ये डिजर्व करते हो। एक्सीडेंट के बाद चांद ने अपनी लाइन पूरी नहीं की थी, तभी तिन कहता है एक्सीडेंट के बाद मैंने अपने नेफ्यू को खो दिया, ये उसका कंपनसेंट है। चांद कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पता है जिस लाइफ से तुम प्यार करते हो वो इसके लिए प्राइसलेस है।
लेकिन तुमने अपने नेफ्यू को खोया है और तुम्हें इसके बदले कुछ नहीं मिला। सो इस पैसे को रखो और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो और ये जस्टिस की लड़ाई लड़ना बंद कर दो। इसके बदले कंफर्टेबल लाइफ अच्छी नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो चेक फाड़ कर उसके मुंह पर ही फेंक देता है। ये मेरा आंसर है, अब यहाँ से निकल जाओ। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी शेयर कर दूंगी। तो अब बारी है उस इम्पोर्टेंट बात की जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि मैंने प्रीवियस वीडियो को क्यों हटा दिया था। क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे कमेंट किए थे कि दी आप इसे शेयर मत करो, इसे अदर चैनल पर शेयर किया जा रहा है और इससे आपके व्यूज पर फर्क पड़ेगा। आप किसी न्यू ड्रामा को शेयर करो, जिसे मुझे पढ़ के सच में अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने देखा कि लोग मेरे चैनल के बारे में कितना सोचते हैं। आई रियली हैप्पी कि मेरे पास ऐसी ऑडियंस है जो मेरी गलतियों को बताती है, इसलिए मैंने वो वीडियो हटा दी। इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं था और वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाती हूँ, तो जो आप लोग को पसंद आएगा मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी। और मैंने अब से डिसाइड किया है कि मैं ऐसे किसी भी ड्रामा को अपने चैनल पर शेयर नहीं करूंगी जो अदर चैनल पर शेयर किया जा रहा हो। वेल नाउ मुझे अब ये पता चल गया है कि मेरी ऑडियंस बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्वीट है। ओके गाइस, आप लोग ऐसे ही रहना और हमेशा खुश रहो। एंड मैं बहुत जल्दी एक Q&A करने वाली हूँ, तो आप लोग को जो भी मुझसे पूछना है ना, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टा ID में आप लोग मुझे DM करके पूछ सकते हो। ओके सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आई होप कि पसंद आई हो, तो आप लोग उसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अब मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।